यस मैम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसी राइटिंग, या जिसे हम एब्स्ट्रैक्टिंग भी कहते हैं या समराइजिंग भी कहते हैं। अभी तक आपके पास क्या सिस्टम था कि आपके पास एक अनसीन पैसेज आता था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते थे जिसके आंसर आपको ढूंढने होते थे। कई बार वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस होते थे, कई बार शॉर्ट आंसर होते थे, कुछ डिस्क्रिप्टिव होते थे, तो उनके आंसर उसी पैसेज में से आपको ढूंढने होते थे। आपको याद हो तो बचपन में जब यस मैम। आप लोग कहानियां पढ़ते थे तब उन कहानियों का सारांश लिखने को आता था कि इस कहानी का सारांश यस आपको मैम, लिखना लास्ट में है। कंक्लूजन। हाँ, तो ये जो हाँ प्रेस मैम। राइटिंग है, ये आप उसे साधारण शब्दों में यही कह सकते हैं कि आपको जो भी मटेरियल दिया गया है आपको उसका सारांश लिखना है। अब जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो वहां हमें कहानियां नहीं दी जाती। हो सकता है कि आपको एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट, कोई लास्ट ईयर की एनालिसिस रिपोर्ट स्टडी करने को दे दी जाए और आपको उसकी प्रेसी बनाना पड़े। हो सकता है आपको कुछ डेटास दे दिए जाएं, आपको उसकी प्रेसी बनाना हो। तो हर चीज कहानी के सारांश लिखने जितनी इजी नहीं होती। कहानी के सारांश में कोई चीज आप मिस कर जाओगे चल जाएगा, लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग या प्रेसी राइटिंग जब हम प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं तो कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे मिस नहीं होनी चाहिए। प्रेसी राइटिंग को वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल स्किल कहा गया है फॉर बोथ द स्टूडेंट एंड द प्रोफेशनल्स फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। जब भी आपको रिपोर्ट देना है तो स्टूडेंट्स के लिए भी और एक प्रोफेशनल के लिए भी ये एक बहुत यूजफुल स्किल होती है। इट इज द आर्ट ऑफ शॉर्टनिंग अ डॉक्यूमेंट। ये एक्चुअली क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट को शॉर्ट करने का तरीका, किसी भी डॉक्यूमेंट को छोटा करने का तरीका, टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे हम इंफॉर्मेशन का, दी गई जानकारी का मैक्सिमम रेलिवेंट अमाउंट निकाल सके, देन कन्वेइंग दिस इंफॉर्मेशन टू अ रीडर इन द मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, और इसे हम कम से कम शब्दों में रीडर तक पहुंचा सके। जो हमें दिया है उससे हमें मैक्सिमम निचोड़ लेना है, लेकिन उसे कम से कम शब्दों में रीडर तक पहुंचाना है। बट it is necessary at the same time to be very careful not to lose or distort the original meaning. लेकिन ये प्रेसी बनाते समय हमें ये बहुत गौर से देखना है, बहुत इस चीज के लिए सावधान रहना है कि उसका जो एक्चुअल हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसका ओरिजिनल मीनिंग चेंज ना हो। The goal is to preserve the core essence of the original report. हमारा उद्देश्य क्या है कि जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसका सार, उसका संक्षेप बना रहे और हम उसे उसी शब्दों में, उसी मीनिंग के साथ, शब्द भले ही हमारे चेंज हो जाएंगे लेकिन उसी मैसेज के साथ रीडर तक कन्वे करें। शॉर्ट में भी हो, क्लियर भी हो, और जो है वो ओरिजिनलिटी भी उसकी बनी रहे। प्रेसी वर्ड एक्चुअली ओके मैम। फ्रेंच लैंग्वेज से आया है और इसको हम इंग्लिश में प्रेसाइज कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका प्रेसी ही होता है, लेकिन इसकी फ्रेंच लैंग्वेज अलग है और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग अलग है। फ्रेंच में जब हम बात करते हैं तो PRECIS कहते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं तो PRECISE कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये समराइजिंग होता है। जिस तरह आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में कुछ फोल्डर्स को कंप्रेस कर देते हैं जिससे वो ज्यादा जगह ना घेरे। फोटोज को आप कंप्रेस करते हैं जिससे वो कम MB के हो जाएं। उसी तरह ये एक कंप्रेसिंग की प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनलिटी भी उसकी खत्म ना हो और स्पेस भी कम ऑक्यूपाई हो। इट इज द जीस्ट और मेन थीम ऑफ अ पैसेज। ये क्या है? पूरे किसी भी दिए गए मटेरियल का पूरा निचोड़ है जिसे हमने जितने कम शब्दों में संभव हो पाए उतने कम शब्दों में एक्सप्रेस करना है। ये ल्यूसिड मतलब अट्रैक्टिव तो होना ही चाहिए, फुल होना चाहिए, मतलब सारी
इंफॉर्मेशन इसमें आना चाहिए। अब ओके इसमें मैम। एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखना है कि ये पैराफ्रेजिंग नहीं होती। पैराफ्रेजिंग मतलब क्या? पैराफ्रेजिंग जानते हैं आप क्या होता है? पैराफ्रेज मैम मतलब, जो वाल पैराग्राफ में लिखते हैं एक के बाद एक जो लिखते हैं वैसा नहीं लिखते हैं पैराग्राफ। नहीं नहीं नहीं, पैराफ्रेजिंग मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए उसका मीनिंग लिखना। आप लोगों को याद हो तो आप बचपन में पोएम्स के या जो आपको पैसेज दिए जाते थे उनको पैराफ्रेजिंग करते थे, उनका मीनिंग एक्सप्लेन करते थे। हिंदी में आप जिसे संदर्भ सहित व्याख्या भी कहते हैं। यस मैम। तो पैराफ्रेज क्या होता है? इसमें केवल जो पैसेज में दिया है वो नहीं होता, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिखते हैं हम। जैसे ये किसने लिखा है, कब लिखा है, किस उद्देश्य से लिखा है, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया लोगों द्वारा दी गई, ये सारी चीजें भी पैराफ्रेज में आ जाती है। इसलिए पैराफ्रेज कई बार ओरिजिनल से ज्यादा बड़ा होता है। जैसे आपको अगर एक दोहा दिया गया हिंदी में, जब भी आपने पढ़ा होगा, और जब आप उसकी व्याख्या लिखते हैं तो दोहा तो 2 लाइन का होता है लेकिन व्याख्या उसकी 1 पेज में जाती है, यस मैम। क्योंकि हम कवि के बारे में लिखते हैं, उसमें उस दोहे का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ वो हम लिखते हैं, फिर उस दोहे के द्वारा वो क्या मैसेज हमें देना चाह रहा है वो लिखते हैं, फिर उस कवि के बाकी लिखी हुई चीजों पर लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है या उनके बाकी लेखन कार्य किस शैली में है, ये सारी चीजें भी हम उसमें ऐड करते हैं। तो ये क्या होती है कि ओरिजिनल से ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन प्रेसी के लिए एक मोटा मोटा सा नियम है कि जो ओरिजिनल प्रेसेज है उसका तकरीबन 1/3 जो होता है उतना प्रेसी होना चाहिए। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको उस पूरे गिवन पैसेज का जीस्ट तो निकालना ही है, लेकिन कैसे निकालना है, बहुत फोकस्ड होके पूरे कंसंट्रेशन के साथ, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट चीज न छूटे। इसलिए ये एक्सरसाइज हमें माइंड के साथ रीड करना बताती है। जैसे हम लोग जब क्लासरूम टीचिंग में थे, क्लासरूम में पढ़ते थे, तो शायद मैंने आप लोगों को भी एक सेंटेंस बताया होगा, रीड बिटवीन द लाइंस। मतलब उसमें जो गूढ़ अर्थ है, छिपा हुआ अर्थ है, वो भी हमें समझना होता है। तो हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे दिमाग के साथ, हमें केवल आंखों से नहीं पढ़ना है उस जानकारी को, दिमाग से पढ़ना है, जिससे हम उसका पूरा मीनिंग समझ सके और फिर उसका जीस्ट निकाल सकें। कंपोजिशन के लिए ये एक बहुत टफ लेकिन अच्छी एक्सरसाइज होती है जो हमें राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराती है, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने थॉट्स को क्लियरली, कंसाइजली और इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना सीखते हैं। इसके साथ ये हमारी टेंडेंसी को कम करती है। कौन सी टेंडेंसी को? जब हम चीजों को अननेसेसरी खींचकर बड़ा करते हैं। जैसे अपने आंसर को लंबा करने के लिए कई बार आप उसमें ऐसी चीजें डाल देते हैं जिसका क्वेश्चन से रेलिवेंस ही नहीं है। वहां आपका इंटेंशन क्या होता है कि आपके पेज ज्यादा भरने चाहिए, भले ही वो इंफॉर्मेशन यूजलेस है। तो ये जो हमारी टेंडेंसी होती है अननेसेसरी लिखने की, उसे कम करने के लिए प्रेसी राइटिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कम शब्दों में अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिवली कैसे कह सकते हैं। इसके साथ ही इट इज एन एक्सरसाइज टू चूज आवर वर्ड्स केयरफुली एंड टू कंस्ट्रक्ट आवर सेंटेंसेस with an eye to fullness combined with brevity and to put our matter in a strictly logical manner. ये किस तरह की एक्सरसाइज है जहां आपको अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना होता है, आपको अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने होते हैं, साथ ही आपको ब्रेविटी मतलब उसको ब्रीफ भी बनाए रखना है, प्लस उसे लॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब इन सारी बातों का यदि हम सार निकालें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज एन एबिलिटी टू ग्रास्प क्विकली and accurately what is read,
heard or to produce it clearly and concisely. प्रेसी राइटिंग एक्चुअली क्या है? किसी भी चीज को जल्दी से और सही समझ लेना और उसे रिप्रोड्यूस करना, यानी अपने शब्दों में स्पष्ट तौर पर उसे जनरेट करना। आप नया बनाते हैं प्रेसी राइटिंग में, आपको बनानी होती है प्रेसी, वहां से आप कुछ नहीं ले सकते, मतलब रॉ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लेकिन सेंटेंसेस कॉपी नहीं कर सकते। तो क्या होता है रिप्रोड्यूस, मतलब ये आपका क्रिएशन है जो प्रेसी आप लिखते हैं वो। अब प्रेसी लिखने के लिए सही प्रोसीजर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें जो भी हमें दिया है मटेरियल स्टडी करने को, उसे बहुत केयरफुली रीड तो करना ही है, समझना है। रीडिंग केयरफुली एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, जिससे हम उसका मेन थीम या मीनिंग समझ सकें। Next, think of some word, phrase or short sentence that will sum up briefly the main subject of the passage. अब हमें ऐसे शब्द, ऐसे फ्रेज या ऐसे सेंटेंस ढूंढना है जो उस दी गई जानकारी को, उसके मेन थीम को शॉर्ट में समझा सके। Sometimes this is supplied by what we call key sentence. और कई बार ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जो की सेंटेंस होता है उससे, जो पहला सेंटेंस होगा या जो पहला सेंटेंस हम नॉर्मली बनाते हैं। की सेंटेंस हमें रेडीमेड भी मिल सकता है, या तो स्टार्टिंग में या एंड में, या हम उसे अगर अपने शब्दों में पूरे पैसेज को एक सेंटेंस में कहना चाहें तो दैट इज द की सेंटेंस। इसके अलावा जब भी आप प्रेसी बनाते हैं तो उसका एक टाइटल देना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप पैसेज को, आपके पास अभी तक एक क्वेश्चन आता था कि गिव सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। अब यहाँ जब आप प्रेसी बनाते हैं तो इसका टाइटल आपको देना ही है, डिसाइड करना ही है। नेक्स्ट स्टेप जो होती है कि जो जानकारी जरूरी है उसे आपको उसमें से उठाना है और जो जरूरी नहीं है उसे स्किप करना है। रिपीटेशन भी होता है, जब हमारे पास एक 2 पेज 3 पेज की इंफॉर्मेशन होती है तो उसमें बहुत सी जानकारी, बहुत से सेंटेंस रिपीट किए जाते हैं। एक ही बात को 2-3 अलग अलग तरीकों से कहा जाता है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि जब आप लोग एग्जाम में आंसर्स लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम आंसर्स को बड़ा करने के लिए एक ही पॉइंट को 2-3 अलग अलग तरीकों से रिपीट कर देते हैं यदि हमें और कुछ याद नहीं आ रहा है तो। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इलस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो जब हम प्रेसी लिख रहे हैं तो इन एग्जाम्पल्स को लिखने की, इन इलस्ट्रेशंस को लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। Important ideas should find place in the प्रेसी। इसकी बजाय प्रेसी में जगह किसके लिए होनी चाहिए? इम्पोर्टेंट आइडियाज के लिए। इसके लिए आप सबसे पहले ब्रीफ में पॉइंट्स लिख सकते हैं, जॉट डाउन ब्रीफ नोट्स, टाइटल एंड एसेंशियल डिटेल्स। आप एक रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं जिसमें आप ब्रीफ में अपने नोट्स लिख लेंगे, जैसे शायद आप अभी लिख रहे होंगे मेरे एक्सप्लेन करते समय। उसका टाइटल आप कहीं एक्सपेक्टेड 2-3 टाइटल आप लिख सकते हैं और एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे कोई फिगर्स मान लीजिए दिए हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ दी है तो आप उसका नाम और सामने उसके डैश लगा के उसकी डेट ऑफ बर्थ, इस तरह शॉर्ट में कुछ डिटेल्स पहले आप रफ ड्राफ्ट में नोट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आपके फाइनल ड्राफ्ट की। तो जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रेसी हमेशा और हमेशा केवल आप ही के वर्ड्स में होना चाहिए। सेकेंड, इट मस्ट बी अ कनेक्टेड होल। जब आप फाइनल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपकी कनेक्टिविटी बनी रहना चाहिए और ऐसा एक आइडिया जो है वो सेकंड से कनेक्टेड होना चाहिए जिससे सामने जो रीडर है वो उसे कंटिन्यूएशन में पढ़ सके और समझ सके कि किस रेफरेंस में क्या कहा जा रहा है। It must be complete and self-contained.
प्रेसी कंप्लीट होना चाहिए। आप उसे शॉर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आधा हिस्सा उसमें से हटा दिया। अनइम्पॉर्टेंट हिस्सा आपको हटाना है, जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं। इट मस्ट कन्वे इट्स मैसेज fully and clearly without requiring any reference to the original to complete its meaning. एक प्रेसी के द्वारा मैसेज पूरी तरह से कन्वे किया जाना चाहिए, क्लियरली कन्वे किया जाना चाहिए, बिना किसी रेफरेंस के। मतलब हमें ओरिजिनल टेक्स्ट का रेफरेंस देकर यहाँ बात ना करना पड़े। हमारी प्रेसी इतनी परफेक्टली रिटन होना चाहिए, इतनी एग्जैक्ट होना चाहिए कि हमें ये ना बताना पड़े कि उस दी गई जानकारी के अनुसार या आप उससे रेफरेंस लेकर इसे समझने की कोशिश करें। The language should be simple and it should be grammatically correct. आपकी सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए पर हाँ ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपकी इंफॉर्मेशन सही तरीके से कन्वे हो पाएगी। और जैसा हमने पहले कुछ टेंटेटिव टाइटल्स निकाले थे, उसमें से सबसे सूटेबल टाइटल जो भी आपको लगता है वो आपको अपनी प्रेसी को देना है। उसी तरह जिस तरह हम प्रेसी की बात करते हैं, उसी तरह हम एक और मिलती जुलती टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, जब भी रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट उसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि उस एब्स्ट्रैक्ट को देखकर ही जज किया जाता है कि आपने वहां पर क्या लिखा है। प्रेसी का मतलब क्या था कि हम पूरे मटेरियल का 1/3 करके उसे शॉर्ट में लिख रहे थे। यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन पूरी रहेगी, लेकिन हमें शुरू के एक पैराग्राफ में उस पूरी इंफॉर्मेशन का जीस्ट देना होगा। किसी भी आर्टिकल को, प्रोफेशनल या टेक्निकल आर्टिकल को लिखने से पहले हमें एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, जिससे ये पता चल जाए कि उस टेक्निकल आर्टिकल के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। जैसा मैंने बताया, अभी तक आप कोई भी चीज स्टार्ट करते थे इंट्रोडक्शन से करते थे। जब आप प्रोफेशनल राइटिंग करते हैं तो आप शुरुआत करते हैं एब्स्ट्रैक्ट से। सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, जिससे पढ़ने वाला आपके पूरी रिपोर्ट का निचोड़, उसका सार समझ सके। और इस एब्स्ट्रैक्ट को बनाना एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ होता है एब्स्ट्रैक्ट, 4 से 5 सेंटेंस का, जो ऑथर से क्या करवाता है, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में समझाता है। एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी है कि ऑथर अपनी पूरी रिपोर्ट को 4 से 5 सेंटेंस में उसकी हेडिंग्स बता सके कि वहां पर कौन सी चीजें डिस्कस की गई। एब्स्ट्रैक्ट, जैसा कि हम बात कर रहे हैं पूरे समय इंफॉर्मेशन की, तो ये एब्स्ट्रैक्ट भी इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, पूरे आर्टिकल का कंडेंसेशन होना चाहिए, एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ, अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, इंटेलिजिबल विदाउट रेफरेंस टू टेक्स्ट, फिगर्स और टेबल्स। एब्स्ट्रैक्ट में कभी भी फिगर्स या टेबल्स नहीं डाले जाते। It generally appears at the beginning and written in the past tense. एब्स्ट्रैक्ट को हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, शुरुआत में लिखा जाता है और पास्ट टेंस में लिखा जाता है। कैसे? ऐसा किया गया, ऐसा हुआ था, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई, या पिछले महीने हमारा इस चीज का प्रोडक्शन इतना रहा। ये सारी चीजें क्या है, आपको एब्स्ट्रैक्ट में बताना है। ओके मैम। ठीक। ऑलवेज बिगिन द एब्स्ट्रैक्ट विथ रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखना है। ऑब्जेक्टिव मतलब जब आप एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। सब्जेक्टिव मतलब जब आप खुद का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि आपने क्या देखा, आपने क्या सोचा,
या आपने ऐसे रिपोर्ट बनाई। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है। समझ गए आप लिखने में क्या डिफरेंस होगा। सब्जेक्टिव मतलब आप लिखते हैं कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर ऐसा देखा, या मैंने जो सर्वेक्षण किया उसमें ऐसा देखा। और ऑब्जेक्टिव मतलब किए गए ठीक है मैम। सर्वेक्षणों के आधार पर ऐसा पाया गया। डिफरेंस समझ में आया। यस मैम। मैं का प्रयोग नहीं होगा। आप एक जनरल ऑब्जर्वर हैं, आप ये मान के चलें कि आप ऑडियंस हैं। एक क्रिकेट मैच या कोई भी एक्टिविटी चल रही है जिसे आप केवल बाहर रहकर देख रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेंट नहीं हैं, और आपको केवल वही बताना है जो आपने देखा। नेवर जंप डायरेक्टली इनटू मटेरियल एंड मेथड। क्या मटेरियल यूज हुआ, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई, ये कभी भी एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। इसमें क्या आता है, जैसे आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स कि प्रैक्टिकल आपने किस इंटेंशन से परफॉर्म किया है। उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट में भी आप लिखते हैं प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिपोर्ट को लिखने के, जो आर्टिकल आपने लिखा है उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब आपका दायरा कितना बड़ा था। मेथोडोलॉजी जो यूज की गई, पर आपको टेक्निक्स पर फोकस नहीं करना है, आपको रिजल्ट्स बताना है कि क्या करने से आपने क्या रिजल्ट ड्रॉ किए हैं वहां से। द मेन एंड इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यदि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया था तो उसकी मेन फाइंडिंग्स क्या है, कौन कौन सी मेन चीजें आपने उसमें पाई। अब ये जब आप लिखते हैं तो क्या करना है आपको, द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क टूवर्ड्स न्यू नॉलेज। आपको साथ में अपने एब्स्ट्रैक्ट में ये भी बताना है कि इस पर्टिकुलर पीस का जो आप लिख रहे हैं इसका नॉलेज एनहेंसमेंट में क्या योगदान है, इम्पोर्टेंस क्या है इस एब्स्ट्रैक्ट को लिखने की, या आपने जो भी काम किया है वो दूसरों के लिए यूजफुल कैसे है। The abstract is not needed in a short report, though it is required in a long report. अगर आपकी रिपोर्ट छोटी सी है, एक पेज की है या आधे पेज की है, तो आपको उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा लेंथी रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको ये एब्स्ट्रैक्ट इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि आपकी जो भी सीनियर अथॉरिटीज है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 4 पेज पूरी डिटेल्ड स्टडी करें, तो एटलीस्ट वो एब्स्ट्रैक्ट को पढ़कर समझ सके कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्हें देना चाह रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट जनरली अलग से एक सेपरेट पेज पर लिखा जाता है टाइटल के जस्ट बाद। जब भी आप कोई आर्टिकल बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, तो एक आप उसे टाइटल देते हैं, कवर पेज आप उसके टाइटल का बनाते हैं, और उसके जस्ट बाद जो आप लिखते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट की हम वर्ड लिमिट सोचें तो जैसा मैंने बताया 4 से 5 सेंटेंसेस, या जनरली इन्होंने जो हमें बुक्स में या एक आइडियल उसकी लेंथ देखने को मिलती है तो वो मैक्सिमम 250 वर्ड्स होती है। 250 वर्ड्स हालांकि बहुत ज्यादा है, पर इससे ज्यादा तो कतई नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट बहुत लंबी है तो मैक्सिमम आपका एब्स्ट्रैक्ट जो होना चाहिए वो 250 वर्ड्स तक होना चाहिए। ओके मैम। बट अ समरी मे बी समवॉट लॉन्गर, लेकिन जब आप समरी लिखते हैं तो वो बड़ी हो सकती है। समरी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर समरी किसी रिपोर्ट की प्रेसी है तो एब्स्ट्रैक्ट उस समरी की प्रेसी है। समझ रहे हैं आप कि अगर आपने किसी 10 पेज की रिपोर्ट की समरी बनाई है 4 पेज में, जैसा मैंने बताया 1/3 होना चाहिए आपकी एनुअल रिपोर्ट की, यस मैम। आपने प्रेसी बनाई है या समरी बनाई है, वो एनुअल रिपोर्ट थी 100 या 150 पेजेस की, उसका 1/3 करके आपने तकरीबन 40 पेज की उसकी समरी बनाई है।
तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, उस समरी का प्रेसी, मतलब उसका तकरीबन 1/3 ये एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। लॉन्ग प्रेसी का। रिपोर्ट, हाँ, मतलब अगर आपने रिपोर्ट की प्रेसी बनाई तो 1/3 वो हो गई, प्रेसी बनेगी। और उसी यस का मैम। प्रेसी ये हो जाएगा, मतलब 1/3 का 1/3। अगर आपकी 10 पेज की समरी बन रही है तो 3 पेज का एब्स्ट्रैक्ट बनेगा। ये ओके मैम। एक आप मोटा मोटा फॉर्मूला कह सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, बस हमारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसमें कवर अप हो जाए, मेन इंटेंशन हमारा ये होता है। लेकिन हमें एक राउंड फिगर मिल जाए, यस। इसलिए इस तरह का एक फॉर्मूला बनाया गया है। लॉन्ग रिपोर्ट्स समटाइम हैज अ ओके समरी मैम। एज वेल एज एन एब्स्ट्रैक्ट। जो बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें समरी और एब्स्ट्रैक्ट दोनों दिया जाता है, जबकि शॉर्ट रिपोर्ट्स में जो एब्स्ट्रैक्ट है वो अलग से नहीं दिया जाता, वो समरी का ही एक पार्ट होता है। अब जो सिनॉप्सिस है, जो सिनॉप्सिस वर्ड आप आगे जाके रिसर्च में आपको काम आएगा, वो सिनॉप्सिस भी इनसे मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन ये सिनॉप्सिस क्या है, समरी विद सम पर्टिकुलर्स स्पेशली ऑफ द रिजल्ट्स गिवन इन ग्रेटर डिटेल। सिनॉप्सिस किसी भी पर्टिकुलर चीज की समरी तो है, लेकिन किस चीज पर फोकस करती है, रिजल्ट्स पे, और जो समरी में दिया गया है उससे ज्यादा डिटेल ये रिजल्ट पर फोकस करती है। सॉरी, क्लियर हुआ डिफरेंस? सिनॉप्सिस क्या है, ऐसी यस। समरी जो रिजल्ट पे फोकस करती है। अगर आप कोई रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका सिनॉप्सिस बनाना होता है, और वो सिनॉप्सिस क्या होता है, जो उसके रिजल्ट्स पे फोकस करे कि आप ये रिसर्च करने का आपका इंटेंशन क्या है, उसके पीछे आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, और इस रिजल्ट से फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इस रिजल्ट्स को ज्यादा हमें हाईलाइट करना होता है, कहाँ पर, जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं। ओके मैम। ओके, आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके मैम। बाकी पीडीएफ में आपको सेंड कर ही यस चुकी हूँ। मैम। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे यस। डिस्कशन कर सकते हो।